वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल बीएनएसएस सीआरपीसी का सीरीज चल रहा है। यह पार्ट 27 है। यह 5 पार्ट में 26 से 30 तक में सीआरपीसी कवर कर दिया जाएगा। इससे पहले एविडेंस एक्ट का पार्ट 17, 18, 19 वो आप जरूर देखिएगा, उससे आपका एविडेंस एक्ट भी कवर हो जाएगा। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सीपीसी को भी इसी तरह से कंक्लूड कर दिया जाए, फैमिली लॉ भी कर दिया जाए, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो कि पहले इंडियन पिनल कोड था उसे भी कवर कर दिया जाए, कॉन्स्टी भी कवर कर दिया जाए। तो आप लोग इनको देख के अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हर एक वीडियो को आप देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन में वो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए देखते हैं पार्ट 27। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, जस्ट नॉनसेंस। ये तुम नोट कर लो कॉपी में। अब ये चीजें तो निकल गई। यस सर। मतलब जो जो अभी तक सवाल पूछे हैं नोट कर लो कॉपी में। यस सर, वारंट हो गया। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है वो भी होता है। हाँ हाँ। और जैसे रात में हम लोगों ने किया था कॉग्निजेंस। व्हाट इज कॉग्निजेंस? Sir, cognizance is application of judicial mind with the facts, with a view to take action against it. First. परफेक्ट, इससे बेहतर आंसर नहीं हो सकता। कॉग्निजेंस के समय कोर्ट क्या इंक्वायरी करती है या ट्रायल करती है? सर, कॉग्निजेंस के टाइम पे कोर्ट इंक्वायरी करती है, ट्रायल नहीं करती है। ट्रायल कैन बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज। क्या ड्यूरिंग ट्रायल इंक्वायरी हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं सर, इंक्वायरी नहीं हो सकता। ट्रायल चल रहा है और एक एक्यूज भाग गया। अब कोर्ट को उसे प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर करना है, सजा 10 साल से ज्यादा है, तो कोर्ट उसको प्रोक्लेम। तो ये नॉर्मली इंक्वायरी इज कंडक्टेड बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, लेकिन सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इंक्वायरी कैन नॉट बी कंडक्टेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। इफ नीड अराइजेज, inquiry can be conducted any time। इसको थोड़ा ठीक कर लेना है। ठीक है सर। सीआरपीसी में 125 ही छूट गया था। ये लिव इन वाइफ को मेंटेनेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता? मिल सकता है सर। केस पुष्पाहा वर्सेस चामुंडिया करके है। चांदमुनिया। मेंटेनेंस के लिए मैरिज लीगली वैलिड होना चाहिए या नहीं? 125 सिर्फ 125 वैलिड मैरिज के लिए अप्लाई होता है। केवल वैलिड मैरिज पे yes, अप्लाई होता। तो लिव इन रिलेशनशिप में तो मैरिज ही नहीं होता, तो फिर कैसे मिलेगा? योर आंसर इज रॉन्ग। 125 के लिए लीगली वैलिड मैरिज हो कोई जरूरी नहीं है। डीम्ड मैरिज के भी केस में 125
के अंतर्गत मेंटेनेंस मिल सकता है। नोट इट डाउन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वाइटल क्वेश्चन है। अगर लीगली वैलिड मैरिज के ही केस में लागू होगा, थोड़ा सा हम तुमको समझा दें, तो सुन लो पहले। 125 जो है, दिस इज ए ह्यूमैनिटेरियन मेजर। इट हैज बीन इनेक्टेड टू प्रिवेंट vagrancy and destitution to the poor and helpless woman who is unable to maintain herself, recognizing her human right and dignity. So, अगर इसके लिए अगर लीगली वैलिड मैरिज हो तो वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होगा। जमाना बदल चुका है, लोग बगैर शादी के भी सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। और उसका एक जीता जागता उदाहरण है लिव इन रिलेशनशिप। तो अगर किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप, कैजुअल स्टे या वन नाइट स्टैंड या टेम्पररी या शॉर्ट पीरियड, अब मान लो कि कोई 10 दिनों तक सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करा, दे रिजाइडेड टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, तो लिव इन रिलेशनशिप में लॉन्ग ड्यूरेशन होना चाहिए। एंड मिनिमम कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, ये चीजें अभी डिसाइड नहीं हो पाई हैं। यह सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है। मतलब ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में देर इज नो मैरिज, बट मैरिज इज प्रिज्यूम बाय फिक्शन ऑफ द लॉ, एंड देयरफॉर लिव इन रिलेशनशिप के केस में फर्स्ट टाइम 125 was made applicable by virtue of चांद मुनिया केस। अब लिव इन रिलेशनशिप में भी क्या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट होगा या नहीं होगा? तो फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 9 HMA, देयर हैज टू बी ए वैलिड मैरिज। अगर मान लो किसी की शादी ही नहीं हुई और उसमें हम रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर पास करते हैं, तो डेट वुड बी वेरी सीरियस मैटर एंड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तुम्हें 498A के लिए क्या लिव इन रिलेशनशिप लागू होगा या नहीं होगा? 498 तो क्रिमिनल लॉ हैज वेरी स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन। वहां पे 498A के पर्पस से जो वाइफ का डेफिनेशन है, वाइफ शुड बी लीगली वेडेड। लेकिन 125 के अंतर्गत जो वाइफ का डेफिनेशन है, ये वाइडर है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच पे बनाया गया है। और 498A के अंतर्गत जो वाइफ का डेफिनेशन है, दैट इज a restricted definition, limited the word, the scope of word wife is much wider under 125 CRPC than 498A IPC। समझ गए इन चीजों को? इस मतलब थोड़ा सा टीचिंग हो गई। अब तुम बैठ के पढ़ोगे सारा दिन लगेगा, 2 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो गई। तो what is the nature of proceeding under section 125 CRPC? सर इसको मतलब समझ नहीं पा रहे, इसका ट्रायल टू समन्स केस जैसा होता है। ट्रायल समन केस जैसा होता है, पिटाई होने लगेगी। ये जबरदस्ती कहाँ लिखा हुआ है कि ये समन केस जैसा ट्राई किया जाएगा? डोंट सुपर इम्पोज In the manner prescribed for summons cases. In the manner prescribed for summon, पढ़ो लाइन। And shall be recorded in for summons cases. कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हो? Evidence section. हैं?
एविडेंस शैल बी रिकॉर्ड, एविडेंस के बारे में वो एविडेंस शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब फॉर समन केसेस, लेकिन ट्रायल शैल बी कंडक्टेड एज समन केसेस, ये कहाँ लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ है सर। तो जबरदस्ती का आंसर मत दिया करो, ये जबरदस्ती का आंसर दोगे। मैं पूछ रहा हूँ, सिंपल सा सवाल है कि प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, इट इज ए सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग और मिक्स? हाँ सिविल है, बिकॉज क्रिमिनल प्रोसीडिंग में रात को कॉग्निजेंस वगैरह हम लोगों ने किया। If it is a criminal proceeding, court cannot move ahead without taking cognizance. To commence criminal proceeding, what the court require very first to take cognizance first. 125 proceedings में cognizance का कोई स्कोप नहीं है। This is number one. क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर एक्यूज नहीं आता तो उसके खिलाफ वारंट इशू होगा। 125 प्रोसीडिंग में अगर एक्यूज नहीं आता तो ही शैल बी प्रोसीडेड एक्स पार्टे। और इसमें एक्यूज 125 प्रोसीडिंग में एक्यूज होता है या रेस्पोंडेंट होता है? रेस्पोंडेंट होता है सर, हाँ। अक्यूज नहीं होता है। पेइंग नॉट पेइंग मेंटेनेंस, नॉट पेइंग मेंटेनेंस ऑफेंस है या नहीं है? तो ऑफेंस तो नहीं है ये, हाँ यस, तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। यस, ये इलीगल हो सकता। This may be illegal because against law expects to pay maintenance. There is no punish, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देता, जिस कारण से वाइफ को 125 पिटीशन फाइल करना पड़ा, तो नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस। इट इज मैक्सिमम, इट मे बी इलीगल, it may be unethical, it may be immoral, but it is offense is only one which has punishment. So if husband has ignored wife and fails to pay maintenance, so no offense is made out. तो ये तुम्हारा सारा रिवाइज हो गया 125 वगैरह। इस मतलब इसमें एनी क्वेश्चन एनी डाउट? तो नेचर ऑफ 125 प्रोसीडिंग is more into the nature of civil proceeding. Merely because it is mentioned under section CRPC doesn't mean to be a criminal proceeding. यह स्पेशल अगर पूछा जाए कि what is the nature of petition under section 125 CRPC, तो क्या आंसर दोगे? अब तो हमने पढ़ा दिया अच्छे से, अब क्या आंसर दोगे इसका, दे के बताओ। सर आपने पूछा पेटिशन, सर सेक्शन 125 of CRPC is more in the nature of, is more of civil nature than of criminal nature. How? Sir, because the magistrate under section 125, the magistrate is not required to take cognizance of is not required to take cognizance. Secondly, maintenance is not an offense. And thirdly, sir, in case of the absence of the accused, the court may proceed ex parte. मॉम है? मॉम या डैड? नहीं, घर में कोई फैमिली मेंबर गार्जियन के तौर पे? जैसे बुआ है वो पूजा कर रही है। अच्छा, बुआ पूजा करती हैं। क्या? नहीं नहीं, मॉम को बताना, मॉम या डैड से मैं, यू आर सो फार माई वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, तुम्हारा पिकअप इतना अच्छा है, एक बार से दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं है, एंड यू गैदर इट 100%। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। तुम अगर हमसे पहले मिले रहते तो और भी शानदार परफॉर्मेंस होता तुम्हारा। हाँ,
तुम्हारा जो वीडियोज है जो हमने यूट्यूब पे डाला है, कैंडिडेट उन वीडियोज को देख के पागल हो गए हैं। मतलब तुम्हारे पागल इन टू द सेंस कि जिस तरह से तुमने विथ फ्लुएंसी एंड कंसिस्टेंसी, हम लोगों ने नेचुरल वीडियोस डाला है, जो तुम्हारा मॉक हुआ है एज इट इज वही डाला है, उसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं की गई है, कुछ भी, मतलब जस्ट नेचुरल रॉ वीडियो डाला गया, रॉ फुटेज डाला गया, तैयारी करके कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने तुमको पहले से आंसर बता दिया और तुम देख देख के बोल रहे हो। तो और बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही है कि वो मैडम वाला जो मॉक वाला वीडियो है हम क्यों देंगे। अरे अच्छा ये बताओ, हमने तो प्रचार के लिए एविडेंस एक्ट पोस्ट कर दिया। हाँ, 10 सेशन है 5,000 रुपए का, हम सब वीडियो ऐसे बांटते चले तो फिर हमारी आमदनी कैसे होगी। Yes, sir. हाँ, तुम्हें हम एक मैसेज अभी दिखाते हैं, जस्ट ऐसे एक नहीं अनेकों मैसेज हमारे पास इतने आ रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज मॉक आप कंडक्ट करवा रखे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग है तो काइंडली सेंड, वो बहुत हेल्पफुल है। मैंने एविडेंस एक्ट का कंप्लीट कर लिया है, दूसरे सब्जेक्ट का है तो प्लीज सेंड। ये तुमको जस्ट एक, और ऐसे बहुत सारे लोगों का जस्ट हम तुम्हें मतलब एक नहीं, मतलब आई रिसीव अराउंड नंबर ऑफ सच मैसेजेस, और तुम्हारा इतना वायरल हो रहा है, इतना ज्यादा। अरे पूरी जस्ट 1 सेकेंड। और ये तुम्हारे लिए एक इंस्पिरेशन भी हो सकता है सोमा, बहुत Yes. अच्छा। मतलब अब इसका कंप्लासेंसी को जन्म देखो, तुम्हें मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, देख लो मैसेज को। एक सेकंड। हाँ, पढ़ना मत, बोल के मत पढ़ना, केवल वैसे ही पढ़ लो। ओके सर। हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। यस सर। ऐसे एक नहीं अनेकों मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, और ये तो है ही बहुत इफेक्टिव। इन्हीं का हम लोग वीडियो लाइव मतलब आगे अपने हिसाब से यूज करेंगे इसको। यस सर। अब चलो 125 तुम्हारा हो गया, और 125 के बाद ये जो है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, इसमें कुछ है नहीं, मेंस पर्पस से तुमने ऑलरेडी इसे पढ़ा ही होगा, इसको देख लेना। व्हाई the information recorded under section 154 is called first information report. What is the FIR has not been defined. Why the word is used first information report into the FIR? Sir, because the information which is given to the police officer, it is first in point of time, and after which the criminal law is set in motion. तुम्हें थोड़ा सा ये सारी चीजें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से फर्स्ट इसलिए कहा जाता है कि एनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द क्राइम, ह्यूमन माइंड इज अफेक्टेड बाय द क्राइम, and as early reporting, so it may not be a false story may not be created, true facts may be brought before. Sion considering first in time is always important on the basis of human experience and knowledge. So
क्राइम की जो बाद में जितना टाइम गुजरेगा उतना ही आफ्टर थॉट हो सकता, मैनिपुलेशन के चांसेस उतने ज्यादा हो सकते हैं। तो जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आई, अब मान लो कि आज किसी ने कहा कि 2 आदमियों ने मिलकर मेरा बैग छीन लिया, 2-3 दिन के बाद उसके पूरे फैमिली को भी इम्प्लीकेट कर देगा, या 2-4 आदमी जिससे उसकी बनती नहीं उसका भी नाम देगा। तो इसलिए फर्स्ट इन टाइम हैज ए ग्रेट एंड मेजर रोल इनटू क्रिमिनल लॉ। तो इसलिए, और जो फर्स्ट इन टाइम है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ विक्टिम एंड एक्यूज बोथ। तो ये फर्स्ट का है। सो फार एज ये दिस इज ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। रात में जो हम लोगों ने सेशन किया था सीआरपीसी का, वो वीडियोस तो कॉग्निजेंस चार्ज के टाइम पे कोर्ट क्या डिसाइड करती है? So at the time of framing charges, so whether there is a prima facie case to proceed against the accused or not. Court also decides that whether case would result into acquittal or conviction. No, sir. Say at the stage of framing charge, it appears the court that in all possibility accused is to be acquitted. What purpose it would serve framing charge in such a case? At the time of framing the charge, it is apparent that accused is bound to be acquitted. Will charge be framed in such a case? Yes, sir. For framing of charge, proof of the allegation is sufficient or suspicion is sufficient? Suspicion. Yes. ये कैसा क्वेश्चन है? For framing the charge, proof or suspicion is sufficient. अच्छा क्वेश्चन, इतना डेप्थ में तो कोई एनालाइज ही नहीं करते। अरे लेकिन जो रात में जो 1-2 सेशन हुए हैं उसमें हमने बताया है ना, और ये चीजें तुम जान लोगे तो इससे संबंधित क्या पता। अरे भाई वो हाईकोर्ट के जज साहब हैं, क्या पता कैसी सिचुएशन हो वहां पे, कहीं पूछ बैठा। यस सर। ऐसे क्वेश्चन अगर सेटिस्फाई कर दिया तो बहुत बढ़िया नंबर आता है, ये मैंने देखा है। और इसी चीज को मैं ऑब्जेक्ट करता है कि 1-2 क्वेश्चन पे भी इंटरव्यू डिसाइड हो जाता है कभी कभी। तो हालांकि 1-2 क्वेश्चन पे इंटरव्यू को डिसाइड करना, आई डोंट थिंक इट इज ए गुड स्टेप। इंटरव्यू हैज टू बी डिसाइडेड क्यूमुलेटिवली, ये सिंगल और स्ट्रे क्वेश्चंस पे नहीं होना चाहिए डिसाइड। ट्रायल प्रोसीजर्स थोड़ा लेंदी है। सबसे ज्यादा इलेबोरेट कौन सा ट्रायल प्रोसीजर है? सेशन ट्रायल प्रोसीजर और वारंट ट्रायल प्रोसीजर और ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट? वारंट ट्रायल सर। यस, वारंट ट्रायल या सेशन ट्रायल? वारंट ट्रायल। सेशन ट्रायल इलेबोरेट नहीं है। तो है सर, लेकिन वारंट ट्रायल 2 हेडिंग में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूटेड ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड बट नॉट इंस्टीट्यूटेड पुलिस रिपोर्ट। तो इसलिए वारंट ट्रायल ज्यादा इलेबोरेट हो गया। मच इलेबोरेट प्रोविजन इज सेशन ट्रायल। वारंट ट्रायल में तो जैसे कोई अगर मान लो कोई कंप्लेंट केस है एंड ऑफेंसेज आर टू बी ट्रायल बाय सेशन कोर्ट, तो वैसे कंप्लेंट केस का ट्रायल मजिस्ट्रेट करेगा या सेशन कोर्ट में होगी? सर सेशंस कोर्ट में होगी। यस।
तो वहां पे क्या वारंट ट्रायल का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा या सेशन ट्रायल का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा? सेशंस ट्रायल का सर। यस। तो सेशन ट्रायल इज मोर इलेबरेट, इट प्रोवाइड्स सेफ्टी एंड अदर मेजर्स टू द एक्यूज। ये because once prosecution evidence is recorded, there is an opportunity for the accused to be acquitted. Accused does not require to enter upon his defense. Accused does not, so it is duty of the court to ensure that after recording the prosecution evidence, accused can be acquitted or not. For that reason, court may also give hearing to the accused. So this is one of the opportunity to the accused into session trial case. This is more elaborate, and this is and there has to be very strict interpretation. Anything contrary to the interest of accused has to be avoided. Warrant trial cases में there is no opportunity to the accused to be acquitted after recording of prosecution. So session trial is more in favor of the interest of the accused. एक आंसर इसका ये हो सकता है। और बाकी जो तुम्हारा सेशन ट्रायल है और वारंट ट्रायल है, जस्ट मैं भी सीआरपीसी रखो अपने सामने। यस। सेशन ट्रायल केसेस में जस्ट 1 सेकेंड, सेंटेंस पे एक्यूज को हियरिंग दोनों में दी जाती है। और समन ट्रायल केसेस में हाँ, सेशन ट्रायल में और वारंट ट्रायल में दोनों में है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद एंट्रिंग अपॉन डिफेंस होगा। समन ट्रायल में इस तरह से इलेबरेट प्रोसीजर नहीं है, कोर्ट में प्रोसीड, उसमें भी होता यही है बट प्रोसीजर इज नॉट इलेबरेटली प्रेस्क्राइब्ड। समन ट्रायल केस में प्रॉपर चार्ज नहीं फ्रेम होता, ओनली सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन इज टू बी स्टेटेड अंडर सेक्शन 251 CRPC। ट्रायल प्रोसीजर हो गया। समरी ट्रायल वगैरह रात को तो हमने तुक्का मारा ही है। यस सर। अब देखो पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है। प्लीड गिल्टी सॉरी प्ली बार्गेनिंग भी हम लोगों ने कर लिया था रात को। यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट ठीक है, अच्छा है। हमने तुम्हारी तारीफ वैसे नहीं की है, तारीफ यू डिजर्व, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है तुम्हारा। तुम्हारा ओरेटरी स्किल्स अच्छा है, बस इसको कंटिन्यू रखना है। आज के लिए रात में भी एक सेशन लोगे तुम? इंडिविजुअल वाला की क्लास वाला, मतलब 1 to 1 वाला की क्लास वाला? कैसा तुम्हें देखो, केवल सैटरडे संडे को मॉर्निंग सेशन मिल सकता है। मंडे टू फ्राइडे हमारे जो रेगुलर बैचेज हैं, फाउंडेशन कोर्स और बाकी कोर्स, वो सारी क्लासेज चलती हैं। सैटरडे टू संडे ऑफ होता है हम लोगों का रेगुलर बैचेज, सैटरडे रेस्ट होता है, और संडे को वीकली टेस्ट होता है मेंस का, हर वीक होता है। बच्चे लोग आंसर वगैरह लिखते हो, चेक की जाती है कॉपी। तो तुम्हें वही टाइम मिलेगा 9 o'clock का, मंडे टू फ्राइडे,
और बाकी सैटरडे संडे को कुछ ज्यादा। अब नाउ क्वेश्चन इज कि हाउ मच मॉक स्टिल फैमिली लॉ का कर लेना, Yes, sir. सी Right. हाँ सीपीसी का कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट का कर लेना, टीपीए का कर लेना। तो इस तरह से तुम्हारा बहुत, और हम लोगों ने ऑनलाइन मॉक को काफी अच्छा बना दिया। Yes, sir. मतलब इसी चीज के लिए तुम 2 घंटा बर्बाद करते, 2 घंटा में एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लोगे। फिजिकल हमने करवा ही दिया, बैठने उठने का ढंग। तो आज के लिए इतना ही।